एडवोकेट बबीता और हमारे साथ है हमारी को होस्ट एडवोकेट पूनम कौल। हाय। तो आज का हमारा टॉपिक विमेन के बारे में है, औरतों के बारे में है जिनके साथ उनके पति या ससुराल वाले अत्याचार करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक इसी पर है। आज हम जानेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। तो यह जो है हमें मैम बताएंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, क्योंकि नॉर्मल एजुकेटेड लेडी है उनको तो पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, लेकिन जो अनएजुकेटेड लेडी है उनको यह जानना बहुत जरूरी है कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। सो मैम आप बताएंगी। नहीं, ये बताना तो बहुत जरूरी है कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक है, जैसे बबीता ने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस का हमारा टॉपिक है, लेकिन हम क्या क्या कवर करेंगे इस टॉपिक में, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है वो मैं आपको सीधे सरल भाषा में, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं यूज करूंगी, जो हमारी जो बहनें हैं जो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है उनको भी समझ आएगा। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात हम ये दिखाएंगे कि जो कंप्लेंट फाइल करनी होती है, चाहे वो पुलिस स्टेशन में करो, चाहे वो आप CAW सेल में करो, या चाहे वो आप वुमेन कमीशन में करो, जहां भी जो कंप्लेंट फाइल करने, तो उस कंप्लेंट में क्या लिखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कंप्लेंट लिखना आना चाहिए कि आपको बोलना क्या है। और इसी टॉपिक में अब आगे हम ये कवर करेंगे कि CAW सेल या पुलिस में आपका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, ये सारा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन पहले, जैसे बबीता ने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, हम अपनी एक आम भाषा में बोलेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस, आप ये देखिए कि वो महिलाएं जो डोमेस्टिक, जैसे कि डोमेस्टिक का मतलब ही है घरेलू, वायलेंस का मतलब है हिंसा, घरेलू हिंसा। वो महिलाएं जो कि घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, जो अपने जो ससुराल में रहती है, अपने हस्बैंड के साथ रहती है, अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, ब्रदर, मतलब पूरे फैमिली के साथ रहती है, या सिर्फ हस्बैंड के साथ रहती है, मैट्रिमोनियल होम में रहती है, अगर उसको वहां पर मारा पीटा जाए, हस्बैंड उसको मारता है, शराब पीकर आकर उसे मारता है, पीटता है, और या उसकी जो मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, ससुराल वाले जो भी मेंबर है आकर उसको मारते हैं, तो वो आता है फिजिकल अब्यूज में, फिजिकल हैरेसमेंट में है। और अगर अब आप ये कहोगे कि मारता पीटते तो हमें नहीं है, लेकिन मारते पीटते नहीं है, लेकिन आपके साथ जो लैंग्वेज है वो गलत यूज करते हैं, फिल्दी लैंग्वेज यूज करते हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करते हैं, वो लैंग्वेज यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं गाली गलोच करने वाली लैंग्वेज। आपको गाली गलोच करते हैं, या आपके साथ ऐसा कोई बात, आपकी घर वालों की, पेरेंट्स की ऐसी बात करते हैं जो आपको हर्ट कर जाए, तो उसको हम कहते हैं वो मानसिक रूप से भी आपको प्रताड़ित करते हैं। अब मेरा एक जैसे क्लाइंट आई है, वो ये कह रही है कि मुझे तो किचन में लॉक करते हैं, किचन को लॉक करते हैं और मुझे खाना नहीं देते हैं, तो ये भी अ टाइप ऑफ हेरासमेंट है। या आपका जो फोन है वो तोड़ा जाता है, आपके जो कॉल्स है, अगर आप फोन करते हो किसी अपने मायके में, मतलब पेरेंट इन लॉ को, मदर फादर को, जो भी है, फोन करते हो, तो वो चार जने रहते हैं कि क्या बात बोल रही है, तो वो भी एक हेरासमेंट है। तो ये सारी जो कैटेगरीज मैं बोल रही हूँ हेरासमेंट है। आपको डॉवरी डिमांड होती है, आपका जो प्रॉपर्टी आपको मांगते हैं, कहते हैं कि नहीं आपको डॉवरी देनी ही देनी है, आपके घर वालों को फोन करते हैं कि नहीं जी हमें डॉवरी दो, आपकी जिंदगी हेल्थ, वो कहते हैं ना कि बदतर बदतर बनाते हैं, बद से बदतर आपकी लाइफ ससुराल में बन जाती है। तो वो समझिए, जब आपको ऐसा लगेगा कि आपको ससुराल में बैठना ही बड़ा बड़ा जोखिम का काम है, तो आप ये समझिए कि वो डोमेस्टिक वायलेंस आपके साथ हो रहा है। आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो, अपने फ्रेंड्स को बोलते हो, तो लेकिन वो क्या है कि पहला स्टेप आपको उठाना है, उसके आप स्टेप उठाओगे, बाकी तो आपके साथ है ही लोग, लेकिन आपको ये तय करना है कि आपको क्या करना है, आपको क्या उससे बाहर आना है, या वहीं पर आपकी जिंदगी जो है हेल होती जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, तो फिर आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो, आप डिप्रेशन में आ जाओगे, आपका जो हेल्थ है वो खराब हो जाएगा। तो आपको एक कदम उठाना है अपनी सेफ्टी के लिए, आप अपनी सेफ्टी के लिए कदम उठाओगे। फ्रेंड्स, हमने अब समझ लिया है डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, जैसे कि मैम ने हमें समझाया कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। इसके बाद मैम ने ये भी कहा था कि हमें एक कदम उठाना है, तो वो एक कदम है कंप्लेंट का कदम। वह उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है।
सो वो एक कदम उठाएंगे हम तो उसके लिए कंप्लेन बना रही हैं, तो ये कंप्लेन हमें बनानी है, उसके बाद हमें कहाँ देनी है, कहाँ दे सकते हैं हम कंप्लेन, ये क्वेश्चन आपका होगा। तो हमें जो कंप्लेन देनी है वो दे सकते हैं हम CAW सेल में भी, पुलिस स्टेशन में भी, जो भी नियर पुलिस स्टेशन है, और इवन हम ऑनलाइन भी कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन कंप्लेन फाइल करना चाहते हैं CAW सेल में, तो मैंने उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, आप वहां से जाके उस लिंक पे क्लिक करके वहां से कंप्लेन कर सकते हैं। सो ये तो रहा ऑनलाइन का प्रोसीजर। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो वो मैंने जैसे कि आपको बताया ही है कि पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हैं एंड CAW सेल में भी कर सकते हैं। 100 नंबर कॉल भी कर सकते हो, आपके अगर मारपीट हो रही है घर पे, हाँ, तो मतलब 100 नंबर आप कॉल लोगों के साथ जैसे जो हो ही रही है उसी टाइम पे मारपीट हो रही है और आप कैपेबल नहीं हो घर से निकलने के लिए, और तो आप 100 नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं जैसे कि मैम ने बताया है। सो हमारा ये रहा कि हमने कंप्लेन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये हमें पता चल गया है। तो अब इसके बाद हमें कंप्लेन को बनाना कैसे है, ये तो आप सब सोच ही रहे होगे कि कैसे बनाना है कंप्लेन को। तो ये कंप्लेन बनाने का पूरा जो प्रोसीजर है वो मैम आपको बताएंगी कंप्लेन को हमें कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये कंप्लेंट होती है इसको सोच समझ के बनाना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि यही जो कंप्लेंट है वो आधार है आपके, जब FIR लॉन्च होता है आपके हस्बैंड के खिलाफ या इन लॉज के खिलाफ, जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल होती है तब यही कंप्लेंट ना वहाँ पर पढ़ी जाती है कि आपने उस टाइम क्या लिखा था। तो जो है यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोच समझ के लिखना है कंप्लेंट। मैं आपको बताऊंगी, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे मेरे भी क्लाइंट्स आते हैं तो इधर उधर की बातें लिखते हैं, लेकिन जो मेन बात है वो लिखते नहीं है। तो क्या है कि आपको इसमें कवर करना है जो कंप्लेंट है, उसमें पहले आपको ये दिखाना है कि आपकी शादी कब हुई है। तो आपकी शादी कब हुई है वो डेट लिखना है, इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर हुई है वो भी इम्पोर्टेंट है, मतलब शादी कहाँ हुई है, डेट कहाँ हुई है, आपकी एज क्या है, ठीक है। और आपके शादी के बाद कहाँ रह रहे थे, शेयर होल्ड प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं, जो मैट्रिमोनियल ससुराल, या हम अगर अपनी लैंग्वेज में कहेंगे तो शेयर होल्ड, जो भी प्रॉपर्टी में आप रहते हो वो भी दिखाना है कि शादी के बाद आप यहाँ आए थे रहने के लिए अपने पति के साथ और आप यहाँ रह रहे हो, जो कि मैट्रिमोनियल होम है। और फिर ये भी आपको बताना, ये सारा आपको सीक्वेंस में लिखना है। और फिर आपके साथ पहली बार मैन हैंडलिंग यानी मारपीट कब हुई है उसका डेट होना चाहिए। मैं दोबारा से दोहरा रही हूँ, डेट और कहाँ पर हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। डेट होना चाहिए कि किसने मारा है और कौन सी डेट पर मारा है और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, ये सब आपको लिखना है। उसके बाद आपके साथ डिमांड ऑफ डॉवरी हुई है। डिमांड ऑफ डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट के खिलाफ जो है, प्रोहिबिशन एक्ट का वो पनिशेबल ऑफेंस है। तो आपको यहाँ पर भी ये लिखना है कि डिमांड ऑफ डॉवरी हुई थी और क्या क्या डिमांड ऑफ डॉवरी हुई थी, वो सारे आर्टिकल्स आपको लिखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ लिखते हैं कि डिमांड ऑफ डॉवरी हुई है, लेकिन क्या हुआ है वो कुछ पता नहीं, क्या क्या मांगा गया आपके लिए, कब कब मांगा गया और आपने क्या क्या दिया है, ये सारी चीजें विद डेट, ये सारी चीजें आपको लिखनी है कि क्या क्या कब। जैसे सोने, जैसे गोल्ड चेन हुआ, जैसे आपने गोल्ड रिंग दिया, जैसे आपने बाइक दी, जैसे आपने गाड़ी दी, वो सारा लिस्ट आपको वैसे पीछे एनेक्स करना चाहिए। जैसे बिल वगैरह हमारे हाँ, पास बिल, है तो आपके पास बिल हो, मैरिज में आपने कितना खर्चा किया तो वो भी अपने साथ रखना, वो उसमें हाँ वो आपका प्रूफ है। क्योंकि देखिए एलिगेशन तो अगर हम 498A की बात करें या हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो एलिगेशन तो लेडीज फॉल्स एलिगेशन में भी करती है, लेकिन फॉल्स एलिगेशन ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, उसमें FIR ज्यादा होता नहीं है और अगर होता है तो वो डिस्चार्ज होते हैं। तो जो भी आप एलिगेशन यहाँ लोगे तो वो एलिगेशन पूरे प्रॉपर तरीके से ले लेना, जिसके पास आपकी जो डॉक्यूमेंट जो एविडेंस हो वो साथ में हो। अब मारा पीटा है, अगर मारा पीटा है तो ऑब्वियसली आप किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, तो वो डॉक्टर की डेट, आप कब गए थे, प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, वो सॉरी प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने दिया है वो भी प्रिस्क्रिप्शन रखना है। मतलब हाँ, MLC, अगर आपका MLC हुआ है तो उसका आपको लिखना है कि इस डेट पर मैं डॉक्टर के पास गई थी, इस डेट में डॉक्टर ने मुझे, देखिए डॉक्टर भी पर्ची में क्या लिखेगा, आप उठ के डॉक्टर के पास जाओगे, आपका ब्लड प्रेशर होगा या कुछ भी होगा, लेकिन उसमें डॉक्टर क्या लिखते हैं ये भी बताऊंगा कि खरोंचे आई है फेस पर, मुक्का जैसा लग रहा है तो आंख स्वेल हो गई है, मतलब सूजन आ चुकी है। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर्स रिपोर्ट में लिखते हैं जिससे ये पता चलता है
कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस है, मतलब कोई आम बीमारी नहीं हाँ, है, डोमेस्टिक रियल में हुआ है वायलेंस या है, नहीं। रियल में हुआ है। तो ये सारी चीजें कब कहाँ कैसे हुई है, डेट समेत आपको लिखना है, कब किसने कैसे मारा है, कब किसने कैसे डिमांड की है, तो ये सारी चीजें आपको अपने कंप्लेंट में लिखना है और आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए, तभी आपका, क्योंकि जब आपका सेटलमेंट नहीं होता है, एफआईआर होगा, तो उस टाइम ये सारी चीजें कंसिडर की जाती है। ये सारा आप दिमाग में रखना, जो भी आप लिखोगे, डेट, टाइम और प्लेस ये याद रखना, आर्टिकल्स लिखना, और ये सारा का आपके के साथ कैसे कब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें उसमें आराम से आप लिखेंगे। तो ये है कंप्लेंट। ये ऐसी कंप्लेंट बनाकर आप अपने नियरेस्ट, जैसे बबीता ने कहा, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या वुमेन सेल में देंगे। लेकिन अब बात यह है कि अब तो आपने कंप्लेंट भी बना दी, लेकिन अब बात है कि अब आपको CAW सेल की अगर हम बात करेंगे तो उसका प्रोसीजर क्या है, क्या करना है आपको CAW सेल में। और वैसे बहुत सारी महिलाएं ये समझती है कि CAW सेल में जाएंगे तो पति को अरेस्ट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। CAW सेल बना ही है सेटलमेंट के लिए, जो भी CAW सेल है। तो आप बबीता ये बताओ, प्रोसीजर जो हमने इस टॉपिक में रहा था, प्रोसीजर क्या है, कैसे, हाँ CAW सेल का प्रोसीजर आप बताओ तो कि क्या हो सकता है। ओके, तो मैम ने आपको कंप्लेंट बनाना तो सिखा ही दिया कि कंप्लेंट में हमें क्या लिखना है। तो जब हमारी कंप्लेंट बन जाएगी तो उसको हमें क्या करना है, या तो पुलिस स्टेशन में दे देंगे, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा कि आप CAW सेल में दें, क्योंकि पुलिस स्टेशन वाले भी उस कंप्लेंट को भेज देते हैं CAW सेल में, ट्रांसफर कर देते हैं। तो मैम ने जैसे कि आपको बताया है कि CAW सेल बनाया किस पर्पस के लिए गया है, वो बनाया गया है सेटलमेंट के पर्पस के लिए, कि वहां पर सिर्फ इसलिए बनाया गया है जिससे कि सेटलमेंट हो सके। तो अब जो CAW सेल में कंप्लेन आपकी चली गई, आपने CAW सेल में अपनी कंप्लेन दे दी, अब उसके आगे क्या होगा? उसके आगे ये होगा कि जब आपकी कंप्लेन ले जाएगी वहां पे, तो वहां पे उस कंप्लेंट को रिसीव किया जाएगा। रिसीव करके आपको उसकी कॉपी दे दी जाएगी, मतलब उस पर स्टैंप लगा के, उसमें एक DD नंबर होता है, वो लिखा हुआ होता है। तो आप इस बात का खास ध्यान रखना कि DD नंबर करके आपको मिला है या नहीं मिला है। तो जब DD नंबर आपको मिल जाएगा, इसका मतलब कि कंप्लेन रजिस्टर हो चुकी है। जैसे ही वो कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगी, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेप जो है CAW सेल वाले लेंगे कि उस कंप्लेन की जो का नोटिस बना देंगे। जो नोटिस बना के वो लड़के को, या आपने जिस जिसके भी नाम कंप्लेन में इन्वॉल्व किए हैं, उन सबको वो नोटिस भेज देंगे, और उस नोटिस में लिखा होगा कि इस डेट पे CAW सेल में इस टाइम पर आना है। तो वो जो लड़का होगा, ये ससुराल वाले, मतलब कि आपका पति और ससुराल वाले उस डेट पर CAW सेल में आ जाएंगे। जब वो CAW सेल में आएंगे तो उनको क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो उन्हें जो आपने कंप्लेंट दी है उसकी एक कॉपी प्रोवाइड की जाएगी सबको, मतलब जिस जिसके नेम इन्वॉल्व है उसमें, उन सबको CAW सेल वाले कंप्लेन की कॉपी प्रोवाइड कर देंगे। अब जब कंप्लेन की कॉपी दी जाएगी, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो ये होगा कि तुम्हारे ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए हैं, मतलब पति से ये बोला गया जाएगा, ससुराल वाले से ये एलिगेशन लगाए गए हैं, तो आप इसका क्या रिप्लाई देना चाहते हो। मतलब कि अपने बचाव में भी वो कुछ बोलेगा, तो वो बचाव बोलेगा वो अपने बारे में, तो वो कंप्लेंट पे बैठ के डिस्कशन हो जाएगा दोनों के बीच में। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करेंगे कि दोनों का समझौता हो जाए। कोई अगर तुमने लड़ाई झगड़ा किया है या मार पिटाई की है, तो अब तुम सॉरी बोल दो कि अब से मार पिटाई नहीं करेंगे, और रिटर्न में लिख के दे दो कि अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। और अगर वो घर ले जाना चाहता है तो घर ले जाए वाइफ को, और रिटर्न में लिख के बस ये दे दे कि अब ना पिटाई करूंगा ना कुछ करूंगा। अगर मारा पीटा है तो मतलब ओवरऑल बात यही आती है कि समझौता करवाया जाएगा। अगर समझौता हो जाता है दोनों के बीच, तो रिटर्न में बना के उसको वहीं पे केस को साइन वगैरह करवा के, दोनों पार्टीज के साइन लो। देखिए इसमें भी 3 चीजें होती है बबीता। एक ये होता है कि या तो आपका समझौता हो जाएगा, तो आपका रिटर्न स्टे जो भी एग्रीमेंट है वो साइन होगा, वो काउंसलर कर देगी, ठीक है। दूसरा होता है कि जी नहीं, मुझे तो इस लेडी के साथ रहना ही नहीं है, या मुझे इस हस्बैंड के साथ रहना ही नहीं है, मैं सेटलमेंट नहीं करूंगा, नया ही घर जाऊंगी। तो वहां पर एक समझौता था, ठीक है आप म्यूचुअल कंसर्न में डिवोर्स ले लो, दोनों पार्टीज रेडी है, ठीक है हम डिवोर्स लेते हैं। लेकिन फिर वो क्या करते हैं, वो पिटिशन फाइल करनी होती है। वो एक अलग से टॉपिक आ रहा है दोस्तों कि हम म्यूचुअल कंसेंट में कैसे वो करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट है, और इसलिए जो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स कैसे फाइल करते हैं प्रिंसिपल एंड सेशन जज कोर्ट में, तो वो हम अलग से टॉपिक इसके लिए बनाए, क्योंकि यहाँ पर अब वो तो अलग सी टॉपिक है। हाँ, तो मेरा मतलब ये था कि हाँ आप म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में जा सकते हो यहाँ पर, अगर आपका ये है। और अगर आप उसमें भी नहीं जाओगे, उसमें भी राजी नहीं है आपके हस्बैंड,
तो सेटलमेंट में भी राजी नहीं है, तो ये सारा जो कंप्लेंट है ये कंप्लेंट जाती है थाने में। ठीक है, ये कंप्लेंट जाती है थाने में, और थाने में फिर आप बताइए। तो CAW सेल के बाद जब कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में चली जाती है, तो उसके बाद पुलिस स्टेशन में क्या होता है, पुलिस वाले सबसे पहले क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। डायरेक्ट FIR नहीं होती है, फर्स्ट वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि सच में ऐसा हुआ था, उस लेडी के साथ सच में ऐसा हुआ है, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या नहीं। अगर उन्हें लगता है, जरा सा भी लगता है कि हाँ हुआ है, तो वो उसमें FIR को दर्ज कर लेंगे। वेरी गुड। FIR को दर्ज करने के बाद जैसे फिर वो चार्जशीट फाइल करते हैं, और उसके बीच में हस्बैंड को कब बेल लेनी है क्या नहीं है वो भी नया टॉपिक है, वो हम दूसरे वीडियो में वो हस्बैंड के फेवर में हम दूसरे मैं कोशिश करेंगे बनाने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर है कि अब हम ये बोलेंगे कि अब आपका ये सवाल है कि मैडम आपने तो हमें घुमा दिया हर जगह पर, तो हमें क्या मिला? FIR तो उसको हो गया, पुलिस आप कह रहे हो अरेस्ट करेगी नहीं उतनी जल्दी, तो हमें क्या मिला? तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी छोटी छोटी बेटियों, आप घबराओ मत, आपके पास और एक रास्ता है, वो है DV का रास्ता, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में जाने का रास्ता। तो आप एक या तो खुद कंप्लेंट बनाइए या किसी वकील के थ्रू बनाइए। तो महिला जो कोर्ट है वहाँ पर आप सेक्शन 12 DV एक्ट के तहत एक कंप्लेंट डाल सकते हो मजिस्ट्रेट साहब के सामने, और अपनी बात वहाँ रख सकते हो। और अब उसमें क्या होता है, जब आप अपनी बात वहाँ रख सकते हो तो वहाँ भी एक प्रोसीजर होता है जो हम यहाँ पर आपको नहीं बताएंगे वो प्रोसीजर, लेकिन इन शॉर्ट में ये बताऊंगी आपको। वहाँ आपको कंप्लेंट के साथ साथ एक इंटरिम एप्लीकेशन भी फाइल करनी होती है। जब तक वो केस चलेगा तब तक आपके एक इंटरिम एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी, और उस इंटरिम एप्लीकेशन के तहत आपको इंटरिम रिलीफ मिलेगा। इंटरिम रिलीफ मतलब का आपको मेंटेनेंस मिलेगा, एड इंटरिम रिलीफ जिसको कहते हैं, आपको रहने के लिए घर मिलेगा। अगर आप रेंट पे रहते हो तो आपको रेंट मिलेगा। तो ये एड इंटरिम रिलीफ आपको यहाँ मिलेगा। तो आपको यहाँ जाना है। अब आप ये कहोगे कि हम पहले ही यहीं जाएंगे, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस को भी तो प्रूव करना है कि आपके साथ क्योंकि वहां पर भी 12 में भी आपका DIR होता है, जो होता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन करेंगे तो इतना सादे बहुत आप भी बोर हो जाओगे। तो हम यहाँ पर इतना ही कहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम कहेंगे आपको सेक्शन 12 में क्या प्रोसीजर है, लेकिन हमने सिर्फ आपको इतना कहा कि आप डरो मत, आपको मेंटेनेंस मिलेगा। इसके लिए मैंने आपको कहा इंटरिम एप्लीकेशन है, वहाँ बहस होगी और आपको अपना रिलीफ मिलेगा जो भी आपका है। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक था ये बस डोमेस्टिक वायलेंस पे ही था कि अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो आपको क्या करना है, कहाँ कंप्लेन करनी है, कैसे कंप्लेन करनी है, कैसे कंप्लेन को बनाना है। तो लेडीजों और वैसे भी इसमें 498A आता है, आपका डोमेस्टिक वायलेंस आता है, आप 125 फाइल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें बबीता आपको और क्रिएट करना एक वीडियो तो उसमें बनाती हूँ, एक एक करके आपको समझाते हैं। अगर आप चाहते हैं, मतलब आप खुद चाहते हैं जानना और भी टॉपिक के बारे में कि हम जल्दी से उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक को पहले लेके आएंगे, मींस उस टॉपिक पे पहले वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अब आपको ये समझ आया ही है। सो प्लीज फ्रेंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड नमस्कार।